हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आज हम इस लेक्चर में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराणा प्रताप के जीवन को जानने वाले हैं, उनकी शासन व्यवस्था को जानने वाले हैं, उनके संघर्ष को जानने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर का मजा लीजिए, इस लेक्चर का आनंद लीजिए। तो ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप, शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो होता है 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। कहां होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है। ठीक है, आपको तिथि को याद रखना है, 9 मई 1540। अब इनका जो जन्म हुआ वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। तो डालिए इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में, इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में अंदर क्या, कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर पड़ता है महल और उस महल का नाम है बादल महल। कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ के बादल महल के अंदर, बादल महल के अंदर एक जगह पड़ती है, उसको बोलते हैं जूनी कचरी। ठीक है, के अंदर जूनी कचरी में होता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, पूरा बता दिया कि क्योंकि अक्सर करके आप लोग पढ़ते हैं कि इनका जन्म जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन कई बार प्रश्न बहुत अंदर तक चला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कटारगढ़ और कटारगढ़ के अंदर बादल महल और बादल महल के अंदर क्या पड़ती है, जूनी कचरी पड़ती है। तो इस जूनी कचरी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अब इनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को। इनके जो बचपन का नाम था, वो क्या था, कीका था। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम क्या होता है, कीका होता है। ठीक है, छोटे बच्चों को कीका या कूका बोला करते थे, आज भी बोलते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या होता है, इनके बचपन का नाम होता है कीका। अब इनका जन्म होता है, इसके अलावा प्रताप के एक और भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह, जो कि दोनों जयवंता बाई से उत्पन्न थे। ठीक है, तो उदय सिंह जो होते हैं, इनकी और भी संतानें थी, जिनमें शक्ति सिंह जो कि जयवंता बाई से क्या थे, उत्पन्न थे। तो महाराणा उदय सिंह, ठीक है, हम वापस महाराणा उदय सिंह का रुख कर रहे हैं। तो ये जो महाराणा उदय सिंह थे, इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था जयवंता बाई, इन जयवंता बाई से उत्पन्न थे। महाराणा उदय सिंह की पत्नी और प्रताप की क्या, मां। जो उदय सिंह की पत्नी जयवंता बाई
जयवंता बाई से प्रताप और शक्ति सिंह, प्रताप और दूसरा कौन था, दूसरे का नाम था शक्ति सिंह। इस प्रताप और शक्ति सिंह का जन्म होता है, प्रताप शक्ति सिंह का जन्म होता है, जन्म होता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि महाराणा उदय सिंह की जो पत्नी थी जिनका नाम था जयवंता बाई, इससे प्रताप और शक्ति सिंह क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। अब इनकी एक दूसरी पत्नी थी जिससे जगमाल का जन्म होता है, यानी कि महाराणा उदय सिंह जो थे इनकी दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था धीरबाई भटियारी, जिसका नाम था धीरबाई। और इस धीरबाई से जिस पुत्र के द्वारा जन्म लिया गया उसका नाम था जगमाल, और जगमाल को ही उदय सिंह ने क्या घोषित किया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जगमाल। ठीक है। अब उदय सिंह की पत्नी जयवंता बाई से प्रताप और शक्ति सिंह का जन्म होता है, और दूसरी जो इनकी पत्नी थी धीरबाई, इससे जगमाल का जन्म होता है। और उदय सिंह के द्वारा जगमाल को क्या घोषित कर दिया गया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। अब जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया तो प्रताप का जो जीवन है वो भीलों के मध्य में व्यतीत होता है, प्रताप का जो जीवन है वो भीलों के बीच में व्यतीत होता है, क्योंकि इनको किसी भी जो भी अधिकार मिलते हैं युवराजों को, उन अधिकारों से इनको क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। वंचित किए जाने के कारण ये जो राज दरबार है उससे क्या रहते थे, दूर रहते थे, उससे बाहर रहते थे। ठीक है। अब धीरबाई का प्रभाव ज्यादा था उदय सिंह के ऊपर, तो इनके जो पुत्र हैं उनको क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे सरदार ऐसे थे जो जगमाल के उत्तराधिकारी बनाए जाने से खुश नहीं थे, और जब वो खुश नहीं थे तो उन्होंने सपोर्ट किया किसका, प्रताप का। कहा कि प्रताप को राज व्यवस्था सौंपनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर दिया। ठीक है। तो देखिए इनका जो प्रथम राज्याभिषेक किया जाता है, किया जाता है, एक तो मिलता है कि 28 फरवरी को उनकी मृत्यु होती है, तो 28 फरवरी को राज्याभिषेक कर देते हैं। इसके बाद 1 मार्च की भी तिथि मिलती है कि 1 मार्च को अगले दिन इनका राज्याभिषेक किया गया था, कि 28 फरवरी को दाह संस्कार के तुरंत बाद राज्याभिषेक कर दिया, और 1 मार्च को इनका राज्याभिषेक कर दिया। दोनों तिथियां जो है वो किताबों में मिलती हैं। ठीक है। तो इनका जो राज्याभिषेक की जो तिथि मानी गई है, जिसको बोलते हैं प्रथम राज्याभिषेक, प्रथम राज्याभिषेक। ठीक है। प्रथम जो राज्याभिषेक है वो कब, 1 मार्च 1572 को, क्योंकि 28 फरवरी को उदय सिंह की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो प्रथम जो राज्याभिषेक है वो 1 मार्च 1572, और कई किताबों में आपको ये मिल जाएगा 28 फरवरी 1572। ठीक है। तो ये 1 मार्च 1572 और ये जो 28 फरवरी 1572 है, ये दोनों की दोनों तिथियां आपको अलग अलग किताबों में मिल सकती हैं। तो ये बातें दोनों आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब 1 मार्च 1572 को इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जिस जगह प्रथम राज्याभिषेक किया गया था वो जगह कौन सी थी, तो वो जगह थी गोगुंदा। ठीक है। 1 मार्च 1572 को जिस जगह इनका राज्याभिषेक किया गया था उस जगह का नाम क्या था, उस जगह का नाम था गोगुंदा। तो आपको याद रखना है प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक किया गया था वो गोगुंदा में किया गया था। तो आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसको मिटाते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में जूनी कचरी में होता है। इनके बचपन का नाम जो था वो कीका था। महाराणा उदय सिंह की 2 पत्नियां होती हैं, एक का नाम जयवंता बाई था, एक का नाम धीरबाई था। जयवंता बाई से प्रताप शक्ति सिंह का क्या होता है, जन्म होता है। और दूसरा जो था जगमाल था, जगमाल को पूर्व में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ सरदारों ने उदय सिंह की मृत्यु के बाद
प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया 1 मार्च 1572 को, और कुछ किताबों में 28 फरवरी 1572 मिलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की जो स्टोरी है उसको समझते हैं कि किस प्रकार जगमाल जो है नाराज होकर अकबर की सेवा में चला जाएगा। ठीक है, किसकी सेवा में चला जाएगा? अकबर की सेवा में चला जाएगा। अब देखिए क्या होता है। अब कुछ सरदार थे और उन सरदारों ने क्या किया? प्रताप के राज्याभिषेक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा कि जो राजा बनेगा वो तो प्रताप बनेगा, चाहे उसके लिए उत्तराधिकार युद्ध क्यों ना करना पड़े, हम प्रताप की ओर से लड़ने को तैयार हैं। और प्रताप भी इस मौके को जाना नहीं देना चाहता था। इसलिए बताते हैं कि सबसे पहले प्रताप की जो कमर है उसमें तलवार बांधी किसने? कृष्णदास चूड़ावत ने। किसके द्वारा? कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा। कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा प्रताप की कमर में, किसकी कमर में? प्रताप की कमर में तलवार बांध दी जाती है। क्या कर दी जाती है? तलवार बांध दी जाती है। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा प्रताप की जो कमर है उसमें तलवार बांधी गई थी। किसके द्वारा बांधी गई थी? चूड़ावत के द्वारा बांधी गई थी। तो तलवार बांधी यानी कि एक शासक के जो कमर है उसके अंदर तलवार जो है वो बांधी जाती है। अब तलवार इनकी कमर में बांधी तो क्या ये राजा बन गए? अगर तलवार बांधने से राजा बन जाता है कोई? नहीं ना। तो फिर क्या? बिल्कुल। और सरदारों ने क्या किया? जो और सरदार उस समय थे उन सरदारों के द्वारा क्या किया गया? कृष्णदास चूड़ावत ने उनकी कमर में तलवार बांधी। औरों ने क्या किया? इनके राज्याभिषेक की जो तैयारियां थी उनमें अपनी सहमति दी, अपनी ओर से मान्यता दी कि हम आज से मेवाड़ क्षेत्र के शासक के रूप में महाराणा प्रताप को जानेंगे, जगमाल को नहीं जानेंगे। तो इस प्रकार आम जनता और समाज की सहमति भी इस तलवार बंधाई के साथ की गई थी और 1 मार्च 1572 को विधिवत रूप से इनका प्रथम राज्याभिषेक जो है वो कर दिया जाता है। इस बात से कौन नाराज हो गया? इस बात से नाराज हो गया जगमाल। और जगमाल नाराज होकर कहां चला जाता है? जगमाल नाराज होकर चला जाता है अकबर की सेवा में। अकबर की सेवा में जगमाल नाराज होकर अकबर की सेवा में चला जाता है। अकबर की सेवा में चला जाता है। किसकी सेवा में चला जाता है? अकबर की सेवा में चला जाता है। और जब ये अकबर की सेवा में चला जाता है तो अकबर की सेवा में गया था आगरा। ठीक है, जिस जगह पर ये गया था, जिस समय अकबर कहाँ पे था? आगरा था। तो आगरा ये गया और अकबर ने इससे खुश होकर इसके लिए क्या दे दी? जागीर दे दी। ठीक है, कौन सी जागीर दी? जहाजपुर की जागीर दी। तो ये जो जहाजपुर की जागीर है ये इसको दे दी जाती है। इसके अलावा इसको आधा सिरोही जो है वो भी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आधा सिरोही भी प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको आधा सिरोही भी दे दिया जाता है। जब इसको आधा सिरोही दे दिया, जहाजपुर की जागीर दे दी, तो हुआ क्या था? इसको आक्रमण के लिए भेजा और दंताड़ी के युद्ध में, कब? 1583 को। दंताड़ी के युद्ध में, किस युद्ध में? दंताड़ी के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है।
या आप लोग बोल सकते हो कि ये शहीद हो जाता है। ठीक है, किस युद्ध में? दंताड़ी के युद्ध में 1583 में इसको आक्रमण करने भेजा था सिरोही के क्षेत्रों पर। ठीक है, अब देखो 1583 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी कि जगवाल भी अब बिल्कुल खत्म हो गया। अब आगे क्या होता है? आगे देखिए, इसका जो विधिवत राज्याभिषेक किया गया था, इसका जो विधिवत राज्याभिषेक किया गया, इसका विधिवत राज्याभिषेक जो किया गया था वो फिर दोबारा होता है, और दोबारा विधिवत राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1572 में ही किया गया था। ठीक है, विधिवत राज्याभिषेक 1572। तो आपको दोनों की दोनों जो तिथियां हैं वो क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, यानी कि ये दूसरी बार हुआ था, दूसरी बार विधिवत जो राज्याभिषेक है ये इनका किया जाता है। अब आगे क्या होता है? इनका जब दूसरी बार विधिवत राज्याभिषेक किया गया तो इसमें कई राज्यों के शासक आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नाम उनमें पाया जाता है वो पाया जाता है चंद्रसेन का। चंद्रसेन कहाँ के? मारवाड़ के। ठीक है, तो चंद्रसेन इसमें शामिल हुए थे। किसमें? द्वितीय राज्याभिषेक में। तो इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का वादा किया होगा और मुगलों के विरुद्ध संयुक्त लड़ाई लड़ने का आश्वासन भी दिया होगा। ठीक है, इसमें चंद्रसेन भी शामिल हुए, इसमें चंद्रसेन भी शामिल हुए। तो ये मेवाड़ और राठौड़ों की जो एकता है उसका भी सूचक हो सकता है। ठीक है, अगर इस बात को सोचा जाए कि चंद्रसेन जो है उसने झुकने से मना कर दिया था अकबर के सामने, तो प्रताप भी बिल्कुल उसी मार्ग पर था, इसलिए दोनों के मध्य में जो आपसी समझ और सहयोग है वो बिल्कुल समान था। इस विधिवत राज्याभिषेक में ये शामिल होते हैं। अब देखिए, बिल्कुल शासक बन गए तो इनके द्वारा, प्रताप के द्वारा जो प्रारंभिक जो राजधानी बनाई जाती है वो किसको बनाया जाता है? था ही नहीं कुछ, क्या था? कुंभलगढ़ दुर्ग था। तो इनके द्वारा जो प्रारंभिक राजधानी बनाई गई वो कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया गया, और जो इनके द्वारा दूसरी राजधानी बनाई गई वो चामड़ को बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों को आपको नोट कर लेना है। प्रथम राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया जाता है। प्रथम राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया गया, और जो दूसरी राजधानी बनाया जाता है, दूसरी राजधानी तो जो दूसरी राजधानी जो बनाई गई, देखो यहां लिख लेना, दूसरी राजधानी बनाया गया था चामड़ को। ठीक है, दूसरी राजधानी किसको बनाया गया था? चामड़ को। और प्रथम जो राजधानी बनाई गई वो किसको बनाया गया? कुंभलगढ़ को। ठीक है, तो दोनों राजधानियां आप लोगों को बता दी हैं। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए और थोड़ा हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा इनके कमर में क्या बांधी गई थी? तलवार बांधी गई थी। जगमाल जो कि इन्हीं का सौतेला भाई था, ये नाराज होकर कहाँ चला जाता है? आगरा चले जाता है, जिसको अकबर जाजपुर की जागीर और आधा सिरोही जो होता है वो दे देता है। इसके बाद 1583 में दंताड़ी के युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विधिवत राज्याभिषेक जो है इनका किया गया, कब किया गया? 1572 में दूसरी बार किया गया, और प्रथम राजधानी कुंभलगढ़ और दूसरी राजधानी किसको बनाया जाता है? दूसरी राजधानी चामड़ को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो विवाह हुआ, इनका जो विवाह होता है वो विवाह किसके साथ होता है? अजबदेव के साथ हुआ। अजबदेव के साथ हुआ, और अजबदेव जो थी वो रामरख पंवार की क्या थी? पुत्री थी। अजबदेव के साथ। ठीक है, तो इनका जो विवाह होता है वो विवाह अजबदेव के साथ होता है, और अजबदेव और जो महाराणा प्रताप हैं इन दोनों से ही किसका जन्म होता है? इन दोनों से ही जन्म होता है किसका? अमर सिंह का। ठीक है, किसका जन्म होता है? तो इनके विवाह से
किसका जन्म होता है? अमर सिंह। अमर सिंह का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके विवाह के बाद में अब जो पूरी स्टोरी चलेगी वो चलेगी लड़ाई की, क्योंकि जितने भी कार्य होने थे वो हो लिए। अब केवल एक ही चीज जो बाकी है वो बाकी है युद्ध, और युद्ध के लिए तैयारियां जो है वो अकबर क्या कर चुका था? शुरू कर चुका था। अकबर चाहता था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को क्या बना लिया जाए? बंदी बना लिया जाए। लेकिन बंदी बनाने से पहले जो सबसे पहला जो उसका प्रयास था कि सब कुछ जो है वो सहमति से हो जाए। ठीक है, सब कुछ जो है वो सहमति से हो जाए। अकबर चाहता था कि प्रताप जो है वो स्वयं हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। तो उसके लिए वो क्या करता है? शिष्टमंडल रवाना करता है और शिष्टमंडल जो है वो भेजता है। ठीक है, कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 1 2 3 4। कितने भेजे थे? 4 भेजे थे। तो 4 शिष्टमंडल भेजे। अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। कितने? 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं, भेजे जाते हैं। ठीक है, 4 शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजे गए थे और चारों का क्रम आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो सबसे पहले जिनको भेजा गया था, सबसे पहले जिनको भेजा गया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था जलाल खां। ठीक है, जलाल खां कोची। तो जलाल खां जो थे वो अपने तर्कों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, व्यक्ति के सामने तर्क रखने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। ये अकबर के पास जाते हैं। अकबर के पास जाकर अकबर के पास गए, अकबर से आज्ञा ली और फिर पहुंच जाते हैं प्रताप के पास। प्रताप को समझाया कि आप क्या करो, बिना युद्ध के अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपके लिए फायदा रहेगा। हम आपको ये दिलवा देंगे, यहाँ की जागीर दिलवा देंगे, चित्तौड़ दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे युद्ध। लेकिन प्रताप ने मना कर दिया कि आप मुझसे मिलने आए हो, मिलिए, खुला स्वागत है, लेकिन आप गुलामी और दासता की बात मुझसे ना करें, क्योंकि तुम्हारा जीवन गुलामी का है। तो गुलामी का जीवन और गुलामी की बातें ना करो। यहाँ स्वतंत्र राज्य में आप आए हो, स्वतंत्रता की बातें करो। तो जलाल खां ये बात समझ जाता है कि कोई मतलब नहीं है। तो जलाल खां कब आया था? 1572 में जलाल खां जो है आया था। अब जलाल खां के बाद जो जिम्मेदारी दी गई वो दी जाती है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा, ये जयसिंह नहीं, मानसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा मानसिंह को। तो मिर्जा राजा मानसिंह को जिम्मेदारी दी जाती है और मिर्जा राजा मानसिंह को जिम्मेदारी दी गई थी 1573 को। अब मिर्जा राजा मानसिंह आए, बहुत अच्छा स्वागत जो है प्रताप के द्वारा किया जाता है, बातें होती हैं। प्रताप समझ गया था कि ये आया क्यों है। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि राजपूतों को राजपूतों के सम्मुख खड़ा कर देना। मानसिंह ने सारे जो बातें थी, भाईबंदी की बातें थी, सारी बातें आगे कर ली। तो प्रताप मानसिंह की बातें सुन तो लेता है लेकिन मना कर देता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और बताते हैं कि जब मानसिंह जो है उसके पास पहुंचा तो शाम को जो खाने का टाइम हुआ था, शाम को जो एक साथ भोजन करने का टाइम हुआ था, तो प्रताप जो है वो खड़ा होकर वहां से चला जाता है और महल में जाता है और महल से अपने पुत्र को भेज देता है, अमर सिंह को भेज देता है। अमर सिंह खाना परोसता है और खाता है। तो मानसिंह ने बोला कि प्रताप कहाँ है? तो बोले कि वो तो महल के अंदर हैं, उनका टाइम हो गया है, पूजा पद्धति और विभिन्न जो कार्य हैं वो उनको संपन्न करने हैं। तो मानसिंह एक बात समझ गया था, मानसिंह ये बात समझ गया था कि हम लोगों ने अपनी जो घर की जो लड़कियां हैं, अपनी जो बेटियां हैं, उनका विवाह जो है अकबर के साथ संपन्न कर दिया है, इसलिए प्रताप हमारे साथ खाना खाना नहीं चाहता। वो हमें नीची श्रेणी के जो
शासकों की श्रेणी में रखता है, राजपूतों की श्रेणी में मानता है। वो वहां से चल देता है, उसका दिमाग खराब हो गया और वो अकबर के पास गया और अकबर को जाके बोला कि रहने दीजिए, हो गई तुम्हारी शिष्टमंडल, तलवार चलाने की मुझे आज्ञा दो। अगर तुमने मुझे ये कहा होता कि अगर वो बातों से ना माने तो उसे लातों से लेके आना, तो मैं उसे अभी पकड़ के ले आता। लेकिन अकबर कहता है धैर्य रखो। ठीक है, अकबर भी मन में सोच रहा होगा बेटा वो प्रताप है, अगर ऐसा ही संभव होता तो मैं क्यों शिष्टमंडल भेजता। ठीक है, तो अभी शांत रहो। तो उसके बाद जो तीसरा जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो राजा भगवंत दास को सौंपी गई। राजा भगवंत दास, राजा भगवंत दास को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और राजा भगवंत दास भी यहां गया। तो राजा भगवंत दास के जाते ही प्रताप ने बोला कि तुम तो वही हो ना, तुम तो वही हो ना जिसने कत्लेआम का आदेश जारी करवाया था, तुम तो वही हो ना जिसने बड़प्पन के लिए हमारे लोगों को मरवाया था। तो भगवान दास को शर्मिंदा होना पड़ा और भगवान दास भी क्या लौटता है, खाली हाथ लौटता है। इसके पास कोई शब्द नहीं थे। जब किसी द्वारपाल ने अकबर को बताया कि भगवान दास लौट आए हैं, तो उन्होंने कहा ये मत भेजना मेरे पास, ये कहने के लिए कि अधीनता स्वीकार नहीं की। अगली जो जिम्मेदारी सौंपी गई, अगली जिम्मेदारी सौंपी जाती है टोडरमल को। अगली जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो टोडरमल को सौंपी जाती है और टोडरमल पहले से ही जानता था कि वो प्रताप है, वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। आता है, अच्छा सम्मान पाता है और लौट जाता है। बताते हैं कि टोडरमल ने ज़्यादा जिद है वो प्रताप से नहीं की थी। कहा था कि ये संदेश भेजा है, मुझे मालूम है कि तुम्हारा क्या जवाब होगा, लेकिन मेरा काम था संदेश लाना और मैं लेकर भी आया हूँ। ठीक है, तो टोडरमल तक ये शिष्टमंडल आता है जो जलाल खां से शुरू हुआ था, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ठीक है, अब अकबर जान चुका था कि संधि की बातें अब बेकार हैं, अब युद्ध अवश्य हो गया है। उसने कहा कि युद्ध अवश्य हो गया है तो युद्ध होगा भी, और युद्ध होगा तो बड़ा होगा। युद्ध होगा तो बड़ा होगा क्योंकि सामने कौन है, प्रताप है। अब उसने इस युद्ध की तैयारियां जो हैं वो कर ली। और युद्ध कौन सा होगा, युद्ध होगा हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा और युद्ध भयानक होगा। ठीक है, जो युद्ध होगा वो कैसा होगा, युद्ध भयानक होगा और ऐसा भयानक होगा कि इतिहासकारों को आज तक ये नहीं पता कि युद्ध जीता कौन था और कैसे नहीं पता, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, हम बात करते हैं महान युद्ध की, हल्दी घाटी की। हम युद्ध बात कर रहे हैं किस युद्ध की, तो हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस युद्ध को इतिहासकार दो तिथियों में विभाजित करते हैं, 18 जून 1576 और 21 जून 1576। दोनों किताबों में मिल जाती हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दावे करते हैं। ठीक है, तो 18 जून 1576 और 21 जून 1576। सबसे ज्यादा मान्य तिथि 18 जून 1576 है। ठीक है, और 21 जून 1576 कुछ इतिहासकार इसका समर्थन करते हैं, गोपीनाथ शर्मा जैसे। तो सर्वाधिक मान्य तिथि मानी जाती है 18 जून 1576। अब मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों एक साथ कभी नहीं आती। तो होता क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध की तिथियां निर्धारित हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी। तो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या हल्दी घाटी का युद्ध ही कहा गया, या दो चार नाम और इसके मिलते हैं।
क्योंकि बदायूनी जैसे चश्मदीद गवाह उस समय मौजूद थे और लिखा भी खूब है। हल्दी घाटी के युद्ध को जो कहां स्थित है, हल्दी घाटी, ये जो प्रसिद्ध जगह है वो खमनौर में है और राजसमंद में ये जगह जो है वो पड़ती है, खमनौर, राजसमंद। इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बोला है। इसको जो नाम दिया मेवाड़ की थर्मोपोली, ठीक है, थर्मोपल्ली या थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, इसको कहा था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। जब आप हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि थर्मोपल्ली भी एक बड़ा युद्ध का मैदान था जहां भयानक युद्ध हुआ था, तो उसी की संज्ञा दी गई थी मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो ये किसके द्वारा दी गई? तो टॉड साहब के द्वारा दी गई, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दी गई। ठीक है, आप लोग भली भांति वाकिफ हैं टॉड साहब से, काफ़ी मेहनत की है इतिहास के लिए इन्होंने। तो मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया। इसके बाद इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। कौन सा युद्ध कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। अब गोगुंदा का युद्ध किसके द्वारा कहा गया? तो इसको गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी थी बदायूनी साहब ने। बदायूं ने इसमें बहुत सटीक से, बहुत बारीक और बहुत विस्तृत वर्णन जो है वो दिया है। तो किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब जो आगे की बात करें तो फिर इसको खमनौर का युद्ध किसने कहा? खमनौर का युद्ध। तो खमनौर के युद्ध की बात बोलते हैं अबुल फजल। ठीक है, कौन बोलते हैं? खमनौर के युद्ध की बात बोलते हैं अबुल फजल। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। मेवाड़ की थर्मोपोली टॉड साहब ने कहा है, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है और खमनौर का युद्ध अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। तीनों नाम हैं और आप एक दो बार इनको बोलोगे आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इस संबंध में आगे चर्चा करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इसको मिटाते हैं। तो हल्दी घाटी खमनौर राजसमंद में है। 18 जून 1576, 21 जून 1576 दो तिथियां मानी गई हैं। मेवाड़ की थर्मोपोली टॉड साहब के द्वारा कहा गया है। गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा है। इनकी किताब है मुंतखान उन तवारिख, जिसमें इन्होंने विस्तृत वर्णन दिया है। खमनौर का युद्ध अबुल फजल, बहुत शानदार राइटर, इतिहासकार। चलिए अब कराते हैं युद्ध। अब युद्ध कराएं तो एक तरफ अकबर और एक तरफ प्रताप, और अकबर की तरफ से जिस जो प्याला अकबर ने चला था उसका नाम था मानसिंह। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर अपनी तैयारियां शुरू की और अपनी तैयारियों में सबसे पहला टारगेट रखा प्रताप को बंदी बनाना। मिर्जा राजा मानसिंह को बोल दिया, तुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कितनी भी सेना ले जा, कितने भी हाथी ले जा, जो तुझको ले जाना है ले जा, पर तुझे प्रताप को बंदी बना के मेरे पास लाना है। मानसिंह ने कहा कि बिल्कुल, उसको मारेंगे थोड़ी, हमें उसको लाना है, अपने सामने बंदी बना के खड़ा करना है उसको। बिल्कुल बातें हो गई। ये सब जब बातें कर रहे थे सब लोग बहुत उम्मीदें बहुत अच्छी थी, क्योंकि सपना बड़ा था। अकबर ने जिम्मेदारी दी मानसिंह को, लेकिन वो जिम्मेदारी मानसिंह को देने से इसलिए डर रहा था क्योंकि मुगल सेना एक हिंदू के नीचे नेतृत्व करना स्वीकार नहीं करती, इसलिए उसने किसी को भी इसका कमांडर या सेनापति वहां पर नियुक्त नहीं किया। उसने जो नियुक्त किए थे वो अजमेर में आकर किए थे, और खुद अजमेर आया और अजमेर आकर उसने जो जिम्मेदारी है वो
मान सिंह को दी और बताते हैं कई बड़े बड़े सूबेदार हैं वो वापस चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी हिंदू सेनापति के नीचे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन वो सेनापति बनाने के पीछे अकबर का एक मकसद ये था, वो और किसी को बना सकता था, आसफ खां को बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई राठौड़, राजपूत, कछवा, चौहान इस युद्ध में और समर्थन जो है वो प्रताप को दे। वो उसे एक हिंदू मुसलमानों का युद्ध नहीं बनाना चाहता था, वो सांगा वाला इतिहास दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए उसने जिम्मेदारी एक हिंदू को सौंप दी। तो इसमें बताते हैं कि अकबर के द्वारा इस जब युद्ध की तैयारियां की गई, मीटिंग इनकी जब होती है, तो सबसे पहला जो इनका उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य रखा गया प्रताप को बंदी बनाना, प्रताप को बंदी बनाना। ठीक है, ये इस युद्ध का उद्देश्य था। उनका उद्देश्य ना तो ये था कि हमें गोगुंदा फतेह करना है, ना उनका उद्देश्य ये था कि हमको कुंभलगढ़ जीतना है, ना उनका उद्देश्य ये था कि हमें लूट मार करनी है, ना उनका उद्देश्य ये था कि हमें सोना चांदी लूटना है, ना उनका उद्देश्य ये था कि हमें इन क्षेत्रों की फसलें बर्बाद करनी है, उत्पात करना है। नहीं, उद्देश्य एक था, प्रताप को बंदी बनाना। अब क्या अपने उद्देश्य में सफल होंगे? देखिए, इधर महाराणा प्रताप जो है, इधर प्रताप जो है ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में बैठा हुआ था। ये कहां था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और जब ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बैठा हुआ था तो बहुत सारे राजपूत सरदार इसके आसपास बैठे हुए थे। तो प्रताप के द्वारा एक बात बोली जाती है, प्रताप के द्वारा एक बात बोली जाती है कि हम जो हैं पहाड़ी की तलहटियों के क्षेत्रों में युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो पहाड़ी युद्ध लड़ने में ज्यादा निपुण हैं। सबने कहा ठीक है, हम पहाड़ी युद्ध लड़ेंगे। और सहमति इसी बात पर थी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है हम अपने मैदान में लड़ेंगे, क्योंकि वो लोग चलकर यहां पर आए हैं। इस बात पर सहमति बन गई। इस बात पर सहमति बन जाती है कि युद्ध जो होगा वो हमारी जगह पर होगा, हमारे चुने हुए स्थान पर होगा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जो मुगल सेना है वो मैदानी क्षेत्रों में जो युद्ध करती है उसमें निपुण है। और हमारे सैनिक जो हैं अक्सर करके जो भील थे उस सेना में, ज्यादातर जो भील लोग थे, जो आदिवासी वर्ग था, ये इस सेना का बहुत बड़ा हिस्सा था। आदिवासी वर्ग के बहुत सारे ऐसे सेना के भाग थे जो पहाड़ी क्षेत्रों में इतने ज्यादा निपुण थे कि एक जो पहाड़ी आदिवासी है वो 10-10 पर भारी है। हर आदमी पहाड़ी जीवन नहीं जी सकता। आप अपने ऊपर ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाइए, 15 मिनट में सांस जो है वो बाहर ना आ जाए तो सोचना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या बनाई गई थी? रणनीति बनाई गई थी। किसके द्वारा? प्रताप के द्वारा। और रणनीति यह तय हुई कि हमको युद्ध पहाड़ी, अपने क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में करना है। इधर मान सिंह को जिम्मेदारी दी। किसको जिम्मेदारी दी? मान सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, और मान सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी के बाद मान सिंह ने अपनी सेना को लेकर ये चल देता है। और मान सिंह क्या करता है? इस सेना को लेकर कहां जाता है? मांडलगढ़ दुर्ग जाता है। मांडलगढ़ दुर्ग जाता है और मांडलगढ़ दुर्ग जाकर के ये अपना पड़ाव डालता है। पड़ाव का मतलब यहां पर अपने शिविर स्थापित करता है। अब जो प्रताप की जो रणनीति थी, उस रणनीति के बारे में किसी ने बताया मान सिंह को कि इनका जो युद्ध होगा वो पहाड़ी युद्ध होने वाला है। तो मान सिंह की चिंताएं बढ़ जाती हैं। और मान सिंह की जब चिंताएं बढ़ जाती हैं तो बताते हैं कि यहां इसने अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया था। यहां पर इसने क्या किया था? अपनी सेना को पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। ठीक है, पहाड़ी प्रशिक्षण दिया था। कहां पे? मांडलगढ़ में। कितने दिनों का? 21 दिनों का।
21 दिनों का पहाड़ी प्रशिक्षण जो है वो मानसिंह देता है, क्योंकि वहाँ की जो रणनीति है वो रणनीति बनी थी पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने की, और उसकी सूचना जो है वो कुछ लोगों ने किसको दे दी थी? मानसिंह को दे दी थी। अब यहाँ से आगे चलने के बाद जो मानसिंह है, यहाँ से चलने के बाद एक गांव पड़ता है मोलेला गांव। एक गांव पड़ता है मोलेला गांव, और ये मोलेला गांव बिल्कुल पास में पड़ता है कहाँ? राजसमंद का जो हिस्सा है यहाँ पर इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद मानसिंह अपनी सेना लेकर इस क्षेत्र में आ जाता है और यहाँ पर आकर क्या कर लेता है? शिविर लगा लेता है। जब प्रताप को सूचना मिली कि मानसिंह जो है आ चुका है, तो प्रताप भी कुंभलगढ़ दुर्ग से निकल के जो लोसिंगा गांव है, लोसिंगा गांव में प्रताप ने अपना पड़ाव डाल दिया, ठीक है। तो इन गांवों में, इधर मोलेला गांव और इधर लोसिंगा गांव, राजसमंद में दोनों सेनाएं क्या कर लेती हैं? शिविर डाल लेती हैं। अब शिविर डाल लिया, इंतजार जो है वो किया गया, लेकिन प्रताप के जो सैनिक थे उनमें कई बहुत आतुर थे युद्ध को करने को लिए। इतने आतुर थे कि उन्होंने जो रणनीति पूर्व में प्रताप के द्वारा बनाई गई थी, उस पूर्व में बनाई गई रणनीति को भूलकर प्रताप को यह कहा कि नहीं, हमें तो आगे चलकर युद्ध करना चाहिए और हमें मैदानी क्षेत्र में उतरकर युद्ध करना चाहिए, ठीक है। हमें मैदानी क्षेत्र में उतरकर युद्ध करना चाहिए। बताते हैं महाराणा प्रताप की जो सहायता कर रहे थे, यानी कि आप लोग इनको बोल सकते हो सहायक राजा, ठीक है। आप लोग क्या बोल सकते हो? इनको सहायक राजा बोल सकते हो, जिसमें कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग उनको लिख लीजिए एक बार, लिखना चाहो तो। राम सिंह तंवर, ठीक है। दूसरे जो व्यक्ति थे जिनके द्वारा तलवार बांधी गई थी, कृष्णदास चूड़ावत। इसके बाद तीसरे जो व्यक्ति थे, रामरख पंवार, ससुर साहब थे प्रताप के। एक थे झालावींदा, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था इन्होंने युद्ध के समय। और एक जो थे वो थे अखेराज सोनगरा, ठीक है। तो ये कुछ सहायक राजा थे जिन्होंने सपोर्ट किया था और दिल से किया था। युद्ध के बाद इनमें से एक भी जीवित नहीं बचता सिवाय प्रताप के। तो देखिए, इस युद्ध में राम सिंह तंवर, कृष्णदास चूड़ावत, रामरख पंवार, झल्ला बीदा और अखेराज सोनगरा, ये सब के सब शहीद हो जाने वाले हैं, लेकिन अभी युद्ध हुआ नहीं है। तो नाम मैंने पहले बता दिए आप लोगों को। इसमें जो झालावींदा है, इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा इन्होंने योगदान निभाया था। इसके अलावा रामरख पंवार, सभी का योगदान अद्वितीय है। अब देखिए, युद्ध शुरू होता है। युद्ध क्या होता है? शुरू होता है। अब युद्ध जो शुरू हुआ, तो युद्ध से पहले की जो रणनीति है वो प्रताप की ये थी कि हमें हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ही युद्ध करना है। लेकिन कुछ सरदार बहुत आतुर थे युद्ध करने के लिए और प्रताप से बोले कि हमें आगे आना होगा, पहले हमें मानसिंह का वेट नहीं करना, हमें जाकर शत्रु पर पहले प्रहार करना होगा, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में आए हैं। तो आप लोग इसे एक कबड्डी का मैदान मान लीजिए। आप लोग इसे पहले एक कबड्डी का मैदान मान लीजिए। ये एक कबड्डी का मैदान है, ठीक है। अब आप लोग हकीकत में से कबड्डी का मैदान मत मानना, ये हल्दी घाटी का मैदान है। अब इसमें प्रताप की सेना किसकी है? प्रताप की सेना। और प्रताप की जो सेना है, इस प्रताप की सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो हकीम खां सूरी कर रहा है। कौन कर रहा है? इसका जो सेनापति है वो कौन है? हकीम खां सूर। और हकीम खां सूर जो था वो सबसे आगे जो है वो खड़ा हुआ था, ठीक है। हकीम खां सूर जो है वो युद्ध में सबसे आगे खड़ा हुआ था
और हकीम खां सूर के पीछे जो है एक सेना खड़ी हुई थी, और इस सेना के बाद में जो प्रताप है, प्रताप खड़ा हुआ था, और प्रताप के बाद में एक और सेना थी, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे आगे जो हकीम खां और सबसे लास्ट में सेना और मध्य में क्या था, प्रताप था। इधर इस अग्रभाग में सबसे आगे जो था वो मानसिंह था। सबसे आगे कौन था, मानसिंह था। और सबसे जो इधर लास्ट में खड़ा होता है, सबसे इधर जो लास्ट में खड़ा होता है उसका नाम क्या था, आजम खां था। ठीक है, तो ये इस प्रकार सेना जो होती है इनकी खड़ी हुई होती है। युद्ध की शुरुआत होती है। इधर सेनापति हकीम खां सूर और बीच में प्रताप, इधर मानसिंह और इधर आसफ खां। ठीक है, आसफ, इधर आसफ खां। अब आसफ खां, मानसिंह, हकीम खां सूर और प्रताप, युद्ध का आरंभ होता है। इनकी जो रणनीति पहाड़ी तलहटी का जो क्षेत्र है यहां लड़ने की थी, लेकिन ये लोग पहले क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और युद्ध क्या होता है, बहुत भयंकर चलता है। इसमें आगे देखो, इसका आक्रमण होता है किसके ऊपर होता है, मानसिंह के ऊपर होता है। और मानसिंह के इस आक्रमण में इसके जो हाथी था, ये हाथी के ऊपर मानसिंह बैठा हुआ था, और इस पर किसका प्रहार होता है, चेतक का प्रहार होता है। और इस चेतक के प्रहार में प्रताप ने मानसिंह के ऊपर क्या किया, भाले से प्रहार किया। और जब भाले से प्रहार किया तो मानसिंह इसके ऊपर जो बना हुआ था, ये ओहदा इसके अंदर छुप जाता है, और वो जो भाला होता है उस ओहदे से भी आर पार हो जाता है। लेकिन किस्मत का अच्छा संयोग था कि वो खाली जगह से निकल गया। इधर मुगल और मेवाड़ी सेना ने सोचा कि अब युद्ध दोनों के मध्य हो गया है तो निश्चित है कोई एक बचेगा, लेकिन संयोग ऐसा कि दोनों ही बच गए। मुगल सेना का उद्देश्य था कि प्रताप को बंदी बनाना। इन्होंने प्रताप का जो क्षेत्र है इसको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन एक व्यक्ति बीदा जो था, झाला बीदा इसके साथ था। झाला बीदा ने इस संकट की घड़ी में, ऊपर मुगल सेना ने चारों तरफ से घेरा दे लिया, तो झाला बीदा क्योंकि चेतक चोटिल हो चुका था, उसने प्रताप का मुकुट अपने सिर पर धारण किया और दूसरी तरफ से वो निकलने लगा, और पूरी मुगल सेना जो थी उसके पीछे पड़ गई। उन्होंने प्रताप को छोड़ दिया, प्रताप का जो हिस्सा है वो छोड़ दिया, क्योंकि सेना तो मुकुट पहचानती थी ना, शकल थोड़ी पहचानती थी। वो राजा का चिन्ह देख के वो झाला बीदा के पीछे लग गई, और इधर से प्रताप को पवार साहब जो होते हैं वो निकाल लेते हैं। इधर झाला बीदा पर जो टूटी हुई सेना थी उसने झाला बीदा को समाप्त कर दिया। सहायक राजाओं के सलाह पर, सहायक जो राजा थे इनकी सलाह पर यह कहा जाता है कि हमारी जो तैयारी थी वो थी पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने की, और जैसे कबड्डी खेलते हैं हमने तो पारी दे दी, आधी दोपहर हो गई इनके मैदान में लड़ते लड़ते, अब प्रताप अपने मैदान में लौट चलो और इनको अब पहाड़ी क्षेत्र में बुलाओ। तो बताते हैं आधी दोपहरी तक इस मैदानी क्षेत्र में लड़ने के बाद जो मेवाड़ी सेना है ये उस पहाड़ी क्षेत्र की ओर मूव करती है, और जब पहाड़ी क्षेत्र की ओर मूव करती है, इस पहाड़ी क्षेत्र की ओर मूव करती है, तो रास्ते में ही, इस पहाड़ी क्षेत्र की तरफ मूव करते समय रास्ते में ही एक जगह पड़ती है बलीचा गांव, एक जगह पड़ती है बलीचा गांव। इस बलीचा गांव में जो चेतक है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस बलीचा गांव में चेतक की मृत्यु हो जाती है। और बताते हैं कि जब ये लोग अपनी जिस जगह पर इन्होंने पूर्व की तैयारी की थी, पूर्व की रणनीति बनाई थी, उस जगह पर ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन मानसिंह की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस जगह पर जाकर क्या कर सके, युद्ध कर सके। युद्ध क्या, उसको बंदी भी बना सके। और इसके द्वारा क्या किया गया, गोगुंदा पर आक्रमण किया गया, और यहां से जो प्रताप है ये इन पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाता है, और इन पहाड़ी क्षेत्रों के बाद ये कुंभलगढ़ दुर्ग का रुख करता है।
और कुंभलगढ़ पहुंच जाता है और इधर से ये गोगुंदा पर आक्रमण करती है। और ये लोग बताते हैं कि कुंभलगढ़ पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन इन लोगों को कोई सफलता नहीं मिली थी। और जब इनको कोई सफलता नहीं मिली तो जो मान सिंह है वो क्या करता है, वापस रिटर्न हो जाता है और वापस लौट जाता है। और जब वो वापस लौट गया तो बताते हैं उसने अकबर को जाकर कहा कि हमने साहब मेवाड़ की जो सेना थी उसको परास्त कर दिया। तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ और बताते हैं कि उसने मान सिंह से मिलने से भी इनकार कर दिया था, उससे मिलने से भी मना कर दिया था। और आसफ खां और दोनों के कुछ समय तक दरबार में आने की रोक तक लगा दी थी, क्योंकि अकबर को जो चाहिए था वो उसको मिला नहीं। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लोग अनिर्णायक युद्ध घोषित करते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध का तो कोई परिणाम ही नहीं रहा, इसमें कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता। इस युद्ध में अकबर की क्या होती है, हार होती है। क्यों हार होती है? क्योंकि आक्रमण पहले उसकी ओर से किया गया, उद्देश्य उसका था। वो लोग तो अपने घर में ही थे, वो लोग जहां थे वहीं थे, तो फिर हार किसकी नहीं हुई? अनिर्णायक युद्ध कैसे रहा? वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ तो हार उसकी हुई। ठीक है, तो इस युद्ध में मान सिंह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, वो प्रताप को बंदी नहीं बना पाता, इसलिए उसकी क्या होती है, हार होती है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।